हाय दोस्तों, वेलकम टू ट्रिपल ए। दिस इज एस अकाउंट्स विथ मी अनिकांत। हम कुछ मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं सीबीएसई टर्म 1 अकाउंटेंसी पेपर के लिए। इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 5 मॉडल पेपर्स पहले अपलोडेड हैं और अगर सीबीएसई की तरफ से इशूड सैम्पल पेपर को काउंट किया जाए तो 6 पेपर अपलोडेड हैं। दिस वुड बी दी 6th मॉडल पेपर इन द सीरीज एंड ओवरऑल पेपर्स की बात करूं तो 7वां पेपर होगा। हर क्वेश्चन पेपर के अंदर एज यू ऑलरेडी नो 55 क्वेश्चन होते हैं। मैं सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं एंड विद द इंक्लूजन ऑफ दिस पेपर we have almost solved around close to 400 questions, multiple choice questions strictly based on the guidelines that are issued by CBSE। तो लगभग 385 क्वेश्चंस जो हैं वो हो जाएंगे। साथ ही पासपोर्ट टू पासिंग सीरीज में भी मैं असेंबली ऑफ क्वेश्चंस ला रहा हूँ ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स विच आर हाईली प्रोबेबल टू कम इन योर टर्म 1 एग्जाम्स। आई होप इन वीडियो से वैल्यू मिल रही है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करिए, इस प्लेलिस्ट को, इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड हो। और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो प्लीज़ मेक योर बेस्ट एफर्ट्स। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। और साथ ही इंस्टा हैंडल भी है मेरा, वहाँ पे भी आप डीएम कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन तो आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है ही। तो दोस्तों बिना किसी देरी के फटाफट से ये मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। दिस वुड बी द 6th मॉडल पेपर एंड 7th ओवरऑल पेपर इन द सीरीज। क्वेश्चन पेपर के अंदर कितने टोटल क्वेश्चंस होते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं, उस सेक्शंस में कितने अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से आपको ओएमआर के अंदर लाइंस मार्क कर देनी है, ये मैं काफ़ी डिटेल में अपने फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखिएगा। वीडियो सीरीज का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम साथ में पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आप अपने घर पे ओएमआर शीट लेकर बैठिए। अगर आपका आंसर सही आता है दैट्स वेल एंड गुड, इफ नॉट तो आपको साथ के साथ ही एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। छोटे से स्पैन ऑफ टाइम में एक पूरा पेपर आप कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, सेक्शन ए के अंदर 18 क्वेश्चन होते हैं, 15 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, पर मैं सभी अटेम्प्ट करूंगा आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज शेयर्ड बाय। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है तो एडमिशन के टाइम पे सिर्फ ओल्ड पार्टनर शेयर करते हैं, तो ओल्ड पार्टनर होना चाहिए यहाँ पे। वेयर इज इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सिर्फ चेंज किया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ना तो कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है ना कोई रिटायर हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो सारे पार्टनर्स करेंगे इसको शेयर। तो ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड पार्टनर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेयर कैपिटल शोन इन बैलेंस शीट अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड इज इक्विवेलेंट टू डैश कैपिटल इन नोट्स टू द अकाउंट। तो शेयर कैपिटल का जब नोट्स टू दी अकाउंट बनाएंगे तो उस नोट्स टू दी अकाउंट में ऑथराइज कैपिटल भी हम लिखते हैं, इशूड कैपिटल भी लिखते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप लिखते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप लिखते हैं। तो कौन सा बैलेंस है जो ऊपर बैलेंस शीट में अपनी प्लेस पाएगा, यानी जो बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज की टोटल में काउंट होगा, तो दोस्तों वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है। ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल सिर्फ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, उनका टोटल में एडिशन नहीं हो सकता। ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल है और इशूड कैपिटल जो है वो एक्चुअली आपने इशू करी है। जरूरी नहीं कि वो इशूड कैपिटल कॉल्ड अप हो, वो इशूड कैपिटल पूरी सब्सक्राइब्ड हो, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो है वो ऐड हो जाएगी। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड नॉट फुली पेड अप का टोटल ऊपर चला जाता है। ऑल ऑफ दीज, देयर इज नो चांस कि ऑल ऑफ दीज ऊपर बैलेंस शीट में काउंट हो। कंपनी कैन मेक प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ इक्वल सब्सक्रिप्शन, नो। अंडर सब्सक्रिप्शन, नो। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट करना पड़ेगा। अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो फुल अलॉटमेंट हो जाएगा, गिवन दैट के मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाता है। इक्वल सब्सक्रिप्शन है तो फुल अलॉटमेंट हो जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन है तभी प्रो राटा अलॉटमेंट करना पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डैश अकाउंट इज डेबिटेड इफ शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। तो गुडविल या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के अकाउंट को हम डेबिट करते हैं दोस्तों जब प्रमोटर्स को शेयर्स दिए जाते हैं उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस एज एन ऑप्शन नहीं था, इसलिए मेरे को गुडविल चूज करना पड़ रहा है। वैसे बेटर चॉइस इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होती है। अगर जर्नल एंट्री मांगे तो आप इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को ही डेबिट करिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शेयर ऑफ अ कंपनी मे बी इशूड बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन, बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ऑल ऑफ दीज, ऑल दी ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर अ कंपनी टू इशू शेयर्स। ये आपने एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस स्टडीज में डिटेल में पढ़ा होगा, साथ ही इनकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ी होगी।
अदरवाइज यहाँ पे सिंपली है पब्लिक को भी दे सकते हैं आप, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं, प्राइवेटली प्लेस कर सकते हैं। कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब है कोई एसेट वगैरह परचेज किया और उसके बदले में आप इशू कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी ब्रॉट द फॉलोइंग टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड गुडविल फॉर 1/4 शेयर। मशीनरी लेकर आया है ये 2 लाख रुपीज़ की, 1,20,000 का स्टॉक है, 80,000 का लैपटॉप है, 60,000 का कैश है। उनकी कैपिटल 3,60,000 की है, इसका मतलब वो 1 लाख रुपीज़ टुवर्ड्स गुडविल प्रीमियम लेकर आए, क्योंकि एसेट्स की जो वर्थ होती है वो 4,60,000 हो रही है, पर कैपिटल तो सिर्फ 360 की है। इसका मतलब गुडविल के अगेंस्ट प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी लाए हैं वो, प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख लाए हैं। हमसे मांगा क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म। दोस्तों जल्दी मत करिएगा आंसर चूज करने की, 1 लाख ऑप्शन में दिखा और फट से 1 लाख को टिक कर दिया, ऐसा मत करना। गुडविल ऑफ फर्म मांगा है, फर्म की गुडविल मांगी है। 1/4 शेयर के लिए आए हैं, इनकी प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख है, मतलब फर्म की गुडविल 4 लाख रही होगी, ठीक है ना। तो 6th का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन, इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज क्रेडिटेड टू हिज। अगर फिक्स्ड कैपिटल है और पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, फिक्स कैपिटल हो या फ्लक्चुएटिंग हो, इंटरेस्ट ऑन लोन की अकाउंटिंग लोन अकाउंट से होती है, तो ये कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, करंट अकाउंट में भी नहीं जाएगा, कैपिटल करंट में भी नहीं जाएगा, ये लोन अकाउंट में जाएगा। तो 7th का जो ऑप्शन है वो है डी, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री डलेगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। 8th क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2. सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर. ए डिसाइडेड टू सरेंडर 1/4 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर. ए एंड बी डिसाइडेड टू सरेंडर 1/4 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर. ऑफ का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सी के फेवर में दिया है। मैं ए का सेक्रीफाइस निकाल देता हूँ। ए का सेक्रीफाइस हो जाएगा 3/5 का 1/4, दैट्स 3/20, और बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2/5 का 1/4, दैट्स 2/20। मांगा है कि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगा, 3:2 होगा। वैसे मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, दोनों अपने रिस्पेक्टिव शेयर का 1/4 दे रहे हैं, तो अगर इनका रिस्पेक्टिव शेयर 3:2 के रेशियो में है तो उन दोनों का 1/4 भी 3:2 के रेशियो में ही होगा, ठीक है ना। अगर कोई दो पोर्शंस किसी रेशियो में है तो उनका हाफ भी सेम रेशियो में ही रहेगा, ठीक है। तो दैट इज 3:2 आंसर हो जाएगा। 8th का आंसर है सी। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओम विथड्रू a fixed amount in the beginning of each quarter. Interest on whole amount will be charged for dash months. Average period हमसे मांगा है यहाँ पे, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर किया है, तो फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट ड्राइंग करी है इन्होंने पहले 3 महीनों के पहले दिन, साल खत्म होने में 12 महीने बाकी हैं। लास्ट ड्राइंग करी होगी इन्होंने साल के लास्ट क्वार्टर यानी लास्ट 3 महीनों के फर्स्ट दिन, यानी साल खत्म होने में 3 महीने बाकी हैं। 12 + 3 15, 15 डिवाइड बाय 2, एवरेज पीरियड 7.5 का आ जाएगा। एंड ऑफ स्टोरी। और अगर आपने ये फॉर सम रीज़न इनको क्रैम किया हुआ है तो आप डायरेक्टली भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आई वोंट सजेस्ट क्रैमिंग, बहुत सारे याद रखने की जरूरत नहीं, छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करके क्विकली आप फिगर्स पे जा सकते हैं। लर्न करने के लिए, दिमाग के अंदर मेमोरी में प्लेस करने के लिए बहुत सारा डेटा दूसरे सब्जेक्ट्स का एनीवेज है, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10th क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल है 54 और 36 की। दे एडमिटेड सी फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट. सी ब्रॉट प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल. द कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी वुड बी. दोस्तों टेक्निकली ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है, पूछना तो नहीं चाहिए, बट जस्ट इन केस दे रखा है कॉशियस बेसिस पे। कुछ सैम्पल पेपर के ऑथर्स ने इसको इनकॉर्पोरेट किया, इसलिए कॉशन बेसिस पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए और बी की कैपिटल है 54 और 36। सी को एडमिट किया 1/3 शेयर के लिए। अगर सी 1/3 शेयर के लिए आया है तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाता है, वो हो जाता है 2/3। 1 - 1/3, जो बचा हुआ शेयर है वो 2/3 है। ये 2/3 का शेयर किसका है, ए और बी का है। ए और बी की कैपिटल टोटल कितनी है, 54 ए की है, 36 बी की है। 54,000 + 36,000, इन दोनों की मिला के कैपिटल होती है 90,000 की। अगर मैं ऐसा कहूं कि ए's कैपिटल प्लस बी's कैपिटल शुड बी इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल कैपिटल, तो ये गलत नहीं होगा, राइट? क्योंकि टोटल कैपिटल का 2/3 ए और बी की कैपिटल होनी चाहिए। वाई? क्योंकि सी का शेयर 1/3 है, तो ए और बी का कंबाइंड शेयर 2/3 होगा। तो टोटल कैपिटल का अगर 2/3 निकाला जाए तो ए और बी की कंबाइंड कैपिटल आनी चाहिए। ए और बी की कंबाइंड कैपिटल मुझे पता है, ए और बी की कंबाइंड कैपिटल है 90,000।
So 90,000 should be equal to 2/3 of total capital. With this I can find out total capital. Total capital कैसे निकालूंगा? Total capital would be equal to 90,000 into 3/2. मैंने 2/3 को उधर भेजा, उसका रेसिप्रोकल हो गया, राइट। अब टोटल कैपिटल मुझे पता चल चुकी है। टोटल कैपिटल जो आ रही है वो आ रही है यहाँ पर दोस्तों हमारी 90,000 इंटू 3/2, ये मेरी टोटल कैपिटल होती है, ठीक है ना। 90,000 इंटू 3/2 मेरी टोटल कैपिटल होती है। और क्वेश्चन ने कहा है कि सी 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहा है, तो सीज कैपिटल अगर सब प्रपोर्शनेट कैपिटल रखेंगे तो ये रही मेरी टोटल कैपिटल 90,000 इंटू 3/2। तो इसका 1/3 जो है वो सी की कैपिटल होनी चाहिए। 3 से 3 कैंसिल कर देता हूँ, 45,000 जो है वो यहाँ पर सी की कैपिटल होनी चाहिए। तो इसका चॉइस बी हो जाएगा, ठीक है ना। 10th का आंसर जो है वो है बी, एंड दैट्स करेक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैसे घबराइएगा मत, कैपिटल एडजस्टमेंट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये डिलीटेड पोर्शन है, बट स्टिल किसी रीज़न से कुछ लॉजिक रखते हुए कुछ ऑथर्स ने इसको इनकॉर्पोरेट किया है, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले भी अगर किसी क्वेश्चन पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आया, मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े क्वेश्चन जाकर सॉल्व मत करना, दिस इज़ इनफ नॉलेज टू नो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। PQR पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। P हैज़ गिवन गारंटी टू R, पर्सनल गारंटी दी है, P ने दी है R को गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शेल नॉट बी लेस देन 15,000। फर्म अर्न 60,000, फर्म ने अर्न किया और हमसे पूछा है P का शेयर ऑफ प्रॉफिट। फिर से बता दूंगा, गारंटी वाले क्वेश्चन में ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि क्या मांगा है। 60,000 का प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया है, 60,000 डिवाइडेड बाय 6, 10,000 जो है वो R का शेयर बनता है। R को जो गारंटी मिली है वो 15 की मिली है, तो R के प्रॉफिट में डेफिशिएंसी आ रही है 5,000 की, वो P के रिस्पेक्टिव शेयर्स में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर मैं P की बात करूँ तो P का शेयर होता है 3/6, दैट इज 30,000। 30,000 में से 5,000 गारंटी का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उनका शेयर बनेगा 25,000। 11th का आंसर सी हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। गुडविल इज डैश एसेट बट नॉट अ डैश एसेट, तो गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट, ठीक है ना। गुडविल इनटैंजिबल तो होता है बट नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट बेसिकली, फिक्टिशियस का लिटरल मीनिंग कहो तो फर्जी होते हैं वो एसेट्स जो पास्ट अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, वो एसेट साइड में लिखे तो हैं बट ट्रू नेचर में एसेट नहीं है। गुडविल ऐसा एसेट नहीं होता, गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट है, और परचेज गुडविल उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट किया है, आपने कोई बिजनेस अक्वायर किया और उसके नेट एसेट से ज़्यादा पेमेंट किया, तो गुडविल के लिए आपने एक्चुअल कैश पे किया है, तो वो एक एसेट है, बस इनटैंजिबल है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट वो फिक्टिशियस एसेट नहीं है, फर्जी एसेट नहीं है, जेन्युइन एसेट है। तो इनटैंजिबल और फिक्टिशियस 12th का बी हो जाएगा, एंड दैट्स करेक्ट। 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इफ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 1,20,000, एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट इज 30,000 पर एनम। देखिए दोस्तों, एवरेज प्रॉफिट जो है मुझे दे रखा है वो कितना है 1,20,000 का, और आगे मुझे कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट बता रखी है, तो ये एक एडजस्टिंग आइटम है, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 120 माइनस 30, दैट्स 90,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे NRR लगाऊंगा तो नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। तो 5 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड इस पे 12% अप्लाई किया, 60,000 के जो हैं वो मेरे नॉर्मल प्रॉफिट्स हो गए, तो 30,000 के मेरे सुपर प्रॉफिट्स हो गए। क्वेश्चन ने कहा है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है, तो 30,000 का कैपिटलाइजेशन करना है 12% पे। सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 12 एंड टू 100, तो ये आ जाएगा 2,50,000। एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी है इसे सॉल्व करने की, वहाँ पर आप एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज प्रॉफिट, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट जो है वो है 90,000 के, 90,000 को कैपिटलाइज करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू
एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर वो की है 12% की, तो 7 लाख 50 माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो गुडविल मिल जाएगी आपको, वो है 2,50,000 की। दोनों ही अप्रोच से सेम आती है, यू कैन यूज विच एवर यू लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। X Limited issued 25,000 share of 10 each. It received application for 30,000 share fully called up. Hence, the subscribed capital of the company will be, देखो दोस्तों, जितना इशू किया है उससे ज़्यादा सब्सक्राइब कैपिटल कभी नहीं हो सकता। ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करके 250 पे आना पड़ेगा, तो 25,000 शेयर इंटू 10 2,50,000 की होगी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 14 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। अ कंपनी इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट एंड रेस्ट ऑन कॉल। 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, तो 5 रुपये की कॉल हो जाएगी। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 22,000 शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन है, प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दिया, मतलब 22,000 मांगने वालों को 10,000 शेयर मैंने अलॉट किए। मनी इज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट बाय राम हु वाज अलॉटेड 1,000 शेयर, राम को 1,000 शेयर अलॉट किए थे और इन्होंने क्या नहीं दिया है, मनी इनकी रिसीव नहीं हुई है। इन्होंने कहा स्टेट द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी ऑन अलॉटमेंट इन कैश। राम ने पेमेंट नहीं किया और अलॉटमेंट का पैसा मांगा है, तो बट ऑफ कोर्स राम ने अलॉटमेंट पे भी डिफॉल्ट करी होगी, सो राम डिड नॉट पे अलॉटमेंट, दैट्स एन ऑब्वियस अजम्पशन टू मेक। ठीक है, तो राम का यहां पर देखो, राम को 1,000 शेयर अलॉट हुए हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन था, तो राम ने डेफिनेटली कुछ ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। सबसे पहले राम के अप्लाइड शेयर निकाल लेता हूँ। राम के अप्लाइड शेयर निकालने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इनके अलॉटेड शेयर दे रखे, इनको टोटल अलॉटेड शेयर से डिवाइड कर दूंगा जो कि है 10,000, और अप्लाइड शेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा जो कि है 22,000। 1,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 22,000, तो इनके अप्लाइड शेयर आ जाते हैं 2,200। ये इनके अप्लाइड शेयर है, इनको अलॉट हुए 1,000 शेयर्स, तो इनके एक्सेस शेयर जो हैं वो आ जाते हैं 1,200 शेयर्स एक्स्ट्रा हैं। 1,200 शेयर्स पे 2 रुपये एप्लीकेशन पे इन्होंने एक्स्ट्रा पे किए होंगे, तो 2,400 रुपीज़ जो हैं वो इनके एप्लीकेशन पे एक्सेस मेरे पास पड़े हैं। ठीक है, अब अलॉटमेंट पे इन्हें देना कितना है, अलॉटमेंट पे इनको देना है 1,000 शेयर पे 3 रुपये, 3,000 रुपये अलॉटमेंट पे देने हैं, यानी 600 रुपीज़ ही एक्चुअली वो अमाउंट है जो इनका अलॉटमेंट पे ड्यू है। अलॉटमेंट पे टोटल कंपनी की बात करूं तो कितना पैसा रिसीव होना था, 10,000 शेयर पे 3 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये रिसीव होना था, बट पूरी कंपनी में भी ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो यहाँ पे भी एक्सेस शेयर होंगे। 10,000 एप्लीकेशन इनवाइट करी थी, 22 आ गई, यानी 12,000 शेयर पे 2 रुपये एप्लीकेशन के जो एक्स्ट्रा हैं, 24,000 एक्स्ट्रा हैं, वो पहले से ही रिसीव हो चुके हैं। तो अलॉटमेंट पे सारे शेयर होल्डर से बचे ही सिर्फ 6,000 रुपीज़ है, ड्यू ही 6,000 है। उस 6,000 में से 600 का एरियर कर देगा राम, तो बचे हुए लोगों से 5,400 रिसीव हो जाएगा। इन्होंने पूछा है कैश में कितना आएगा, तो 5,400 आएगा। दैट्स माय आंसर। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। प्रोराटा अलॉटमेंट कितना, तो कॉल्स इन एरियर्स होता है एक एप्लीकेंट का जो प्रोराटा कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर हमें निकालना पड़ेगा अमाउंट रिसीव्ड एट अलॉटमेंट। इसको सॉल्व करने का एक लेंदी तरीका ये हो सकता है कि आप वर्किंग नोट प्रिपेयर करिए पूरा कॉल्स इन एरियर्स निकालने के लिए, जो मैंने भी किया 600 का, और उसके बाद जर्नल एंट्री पास करिए टिल अलॉटमेंट बैंक कॉल्स इन एरियर्स टू अलॉटमेंट वाली, बट दैट्स वेरी लेंदी, आई वुड नेवर रिकमेंड इट। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं दोस्तों। एक्सेस ऑफ शेयर forfeited अमाउंट ओवर द लॉस ऑन रीइश्यू शेयर इज ट्रांसफर टू डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 16 का आंसर बी हो जाएगा। लास्ट एंट्री डलती है शेयर forfeiture टू कैपिटल रिजर्व वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a fixed amount is withdrawn for 6 months in the beginning of each month, for 6 months in the beginning of each month, interest on the whole amount will be charged for dash months। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम है कि हमको टोटल रिपोर्टिंग पीरियड नहीं बताया है, तो मैं अज्यूम करूंगा कि टोटल रिपोर्टिंग पीरियड जो है वो 6 मंथ्स का ही है। अब 6 मंथ्स में बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ किया, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 6, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 2, 6 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट्स 3.5। तो 17th का जो आंसर है वो बी 3.5 होना चाहिए। ठीक है ना। अगर यहीं पर ये पीरियड अगर 12 मंथ्स होता तो फिर यहाँ पर मैं करता 12 + 7 डिवाइडेड बाई 2। साल के पहले 6 महीनों के लिए बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करी और लास्ट के 6 मंथ्स में ड्राइंग करी ही नहीं, तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग पहले 6 महीनों के पहले दिन, साल के पहले दिन, 12 महीने बाकी हैं,
और नेक्स्ट ड्राइंग करी होगी 6th मंथ के फर्स्ट दिन, तो 6 मंथ्स भी होना बाकी है और फिर आगे वाले 6 महीने भी बाकी है, तो 7 महीने बाकी हैं। बट यहाँ पे पीरियड जो है टोटली 6 मंथ्स का था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18th क्वेश्चन, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है ये। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, देयर कैपिटल 1 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। If firm had earned 27,000 as profit during the year, interest on capital at the rate 10% was agreed upon. Interest on capital of B will be, B की कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट होगा। देखिए दोस्तों, दोनों की कैपिटल को अगर ऐड करूँ तो 3 लाख होते हैं। 3 लाख पे 10% का इंटरेस्ट देना हो तो 30,000 का प्रॉफिट चाहिए, बट मेरे पास सिर्फ 27,000 का प्रॉफिट है। ये इनसफिशियंसी ऑफ प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हो गया। इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट के बेसिस में जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको कैपिटल रेशियो में बांट दिया जाता है, और वो कैपिटल रेशियो में बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक पोर्शन पार्टनर्स को मिलेगा। इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट में प्रॉफिट्स को अप्रोप्रिएशन रेशियो में बांटना होता है। अगर एडजस्टमेंट सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है तो कैपिटल रेशियो और अप्रोप्रिएशन रेशियो सेम ही होगा। तो यहाँ पे मैं 27,000 को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। मुझसे बी का शेयर मांगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो सिर्फ बी का शेयर निकाल देता हूँ। बी का शेयर हो जाएगा 2/3, 3 9 27, 9 2 18, तो 18,000 का जो हिस्सा है वो यहाँ पर बी का बनेगा। उनको 18,000 प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, जो एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जितना मुमकिन है उतना मैंने दे दिया। तो क्वेश्चन में मांगा था इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल, तो इसको नील मत समझ लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें मिलेगा, पर उनका नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता 20,000, 20,000 नहीं मिलेगा, 18,000 ही मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट में कुछ डेफिशिएंसी है, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। तो 18th का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ये सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेक्शन में पहला जो दे रखा है वो दे रखा है ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल है 4 लाख रुपए की। सी को एडमिट किया 1/4 शेयर इन प्रॉफिट के लिए, ही ब्रिंग्स 6 लाख एज इज कैपिटल। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज 2 लाख का डेबिट बैलेंस। गुडविल शेयर ऑफ सी विल बी, गुडविल मांगी है सी की, कितनी होगी दोस्तों। यहाँ पर हिडन गुडविल का क्वेश्चन है ये। ए और बी की कैपिटल 4 लाख ईच है, 4 लाख ईच है, तो दोनों की कैपिटल 8 लाख रुपीस की हो जाएगी, राइट। और सी को 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया है 6 लाख की कैपिटल के लिए। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल अगर मैं मानूं तो टोटल कैपिटल का 1/4 अगर मैं करूं तो सी इज कैपिटल आनी चाहिए। तो यहाँ पर सी की कैपिटल तो मुझे पता है, वो है बेसिकली हमें बता रखी है 4 लाख रुपीस की। तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल कैपिटल फिर सी की कैपिटल इंटू 4/1 होनी चाहिए, जो कि 24 लाख की होती है। मेरे हिसाब से प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 24 लाख की। एक्चुअल कैपिटल चेक कर लेते हैं सी के एडमिशन के बाद कितनी हो रही है। 4 लाख की इन दोनों की कैपिटल है, 8 लाख हुए। 6 लाख रुपए की कैपिटल सी ला रहा है, 14 लाख हुए। 8 और 6 14 लाख। बट 2 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, जो ए और बी को बेयर करना पड़ेगा सी के आने से पहले, तो ये इनकी कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2 लाख रुपए सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो टेक्निकली अभी जो कैपिटल है प्रोपोर्शनेट एक्चुअल कैपिटल आफ्टर एडमिशन ऑफ सी वो 12 लाख है ना, वो सिर्फ 12 लाख है। और प्रोपोर्शनेट कैपिटल है वो है 24 लाख। मतलब आपने सी से पैसे तो ऐसे मंगाए हैं जैसे आपकी टोटल कैपिटल 24 हो, क्योंकि 24 का 1/4 ही 6 लाख होता है। बट आपकी हकीकत में कैपिटल इतनी है नहीं, आपकी कैपिटल सिर्फ 12 लाख की। तो गुडविल कितनी हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी आपकी हिडन गुडविल 24 लाख माइनस 12 लाख, 12 लाख की आपकी हिडन गुडविल है। अब इन्होंने पूछा गुडविल शेयर ऑफ सी, तो सी पूरी 12 लाख तो लाएंगे नहीं, वो 1/4 शेयर लेंगे, तो उनका प्रीमियम का शेयर हो जाता है 3 लाख रुपीज। 19 का आंसर जो है वो दोस्तों बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं दोस्तों। पी, क्यू और आर पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 का है। पी हैज गिवन गारंटी टू क्यू दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 25,000। इफ फर्म अर्न 60,000 ड्यूरिंग 2021, पी शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, ठीक है, फर्म ने अर्न किया है 25,000। अच्छा, पी ने गारंटी दी है क्यू को कि उनका प्रॉफिट 25 से कम नहीं होगा। एक्चुअल प्रॉफिट 60 का अर्न किया है। 60,000 का अगर मैं क्यू को गारंटी मिली है, क्यू सेकंड पार्टनर है, तो क्यू का नॉर्मल शेयर इन प्रॉफिट निकालते हैं। 60,000 इंटू 2/6 दैट इज 20,000। इनको गारंटी 25 की है, तो 5,000 की डेफिशिएंसी पड़ती है। मांगा क्या है, पी का शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा, तो पी का शेयर इन प्रॉफिट 60,000 इंटू 3/6 दैट इज 30 में से 5 की डेफिशिएंसी माइनस कर दूंगा तो 25,000 का इनका शेयर बनता है।
20 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा एंड दैट्स करेक्ट। ठीक है ना, सिंपल गारंटी का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स और वाई पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है। डेटर ऑफ द फर्म वर 32, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 1000 है। दे विश टू एडमिट जेड फॉर 1/4 शेयर। अ बिल्स रिसीवेबल फॉर 8000 डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक वॉज डिसऑनर्ड ऑन दिस डेट रिमेन्स अनरिकॉर्डेड। एक बिल था, डिस्काउंटेड था, वो डिसऑनर हो गया। अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है तो मैंने बैंक को कमिट किया था कि आप मुझे आज पैसे दे दीजिए, ड्यू डेट पर मेरा डेटर आपको पेमेंट कर देगा। डेटर ने पेमेंट देने से मना कर दिया है तो बैंक मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर देगा और अब ये पैसे मैं वापस अपने डेटर से मांगूंगा। डेटर ने जिस दिन बिल दिया था उस दिन मैंने डेटर को क्रेडिट कर दिया, एक जर्नल एंट्री पास करी, बिल्स रिसीवेबल टू डेटर, डेटर को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से हटा दिया। बट अब उनका बिल डिसऑनर हो गया है तो अब ये 8000 रुपये मैं वापस डेटर से मांगूंगा तो डेटर अब इंक्रीज हो जाएगा। तो डेटर जो पहले 32 के थे अब वो 32 के नहीं रहे, उसमें 8000 ऐड हो जाएगा दोस्तों। मेरे डेटर्स हो गए 40,000 रुपीज़ के। 40,000 पे 4% का प्रोविजन बनाना है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो 40,000 पे 4% का प्रोविजन बनाना है तो 1600 का प्रोविजन मेरे को बनाना है। दिस इज माई रिक्वायर्ड प्रोविजन। एग्जिस्टिंग प्रोविजन फॉर बेड डेट जो है वो 1000 का है, क्वेश्चन में ही बता रखा है। तो 600 का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा, 600 का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा। मतलब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 600 से रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करना है। इन्होंने पूछा है रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिट फॉर इट 600। ये जो बिल डिसऑनर हुआ है इसकी वजह से मेरे बेड डेट्स नहीं हुए, अभी भी डेटर से पैसा रिकवर करने का मेरे पास स्कोप है। तो 21 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ये 8000 को बेड डेट्स अभी अज्यूम नहीं करना है, ठीक है ना, हम पैसा मांग सकते हैं। 22nd क्वेश्चन, in case of change in profit sharing ratio among partners, accumulated profit and losses be distributed among the partners in their old profit sharing ratio। बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं कहा है, एकदम बराबर पॉइंट लिखा हुआ है, ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नो ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज इज डिजायर्ड इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बिल्कुल गलत बात है, रीजन गलत है। तो सिर्फ असर्शन ट्रू है, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। तो 22nd क्वेश्चन का जो है C ऑप्शन हो जाएगा एंड दैट्स करेक्ट। आगे बढ़ता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। XYZ पार्टनर है, 4:3:2 का रेशियो है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में अपीयर करता है 80,000 से। क्लेम है इसके अगेंस्ट 20,000 का। 60,000 का जो रिमेनिंग वर्कमैन कंपनसेशन है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में X, Y और Z के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है। और अगर क्लेम ज़्यादा आ जाता तो रिवैल्यूएशन के अंदर डेबिट कर देता, कोई भी क्लेम नहीं होता पूरा 80 डिस्ट्रीब्यूट कर देता, जो भी क्लेम है वो नई बैलेंस शीट में एज ए लाइबिलिटी आ जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो एडजस्टमेंट है उसको ठीक से करके जाइएगा। एक लो प्रोबेबिलिटी सही बट एक दोनों में से किसी एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन बन के आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, याद रखना है इस बात को। आज बताया है, वीडियो के ऊपर आके ज़रूर कमेंट करना इफ़ इट एक्चुअली कम्स इन योर एग्जाम। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो डन हो गया। 24th क्वेश्चन करते हैं। सुमित विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर 2020-21 इफ इंटरेस्ट ऑन इज ड्राइंग 10% अमाउंट्स टू 7500। उनकी क्वार्टरली ड्राइंग कितनी होगी ये हमसे पूछा है। क्वार्टरली ड्राइंग को x मान लेते हैं, क्वार्टरली करिए तो नंबर ऑफ ड्राइंग 4 हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग इंटू नंबर ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 दैट इज 10/100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। एंड ऑफ ईच क्वार्टर करिए तो पहली ड्राइंग करी होगी साल के पहले 3 महीने, पहले क्वार्टर के एंड में, साल खत्म होने में 9 महीने बाकी हैं। लास्ट ड्राइंग करी होगी उन्होंने साल के आखिरी 3 महीनों के एंड में, यानी साल का एंड है, हैप्पी न्यू ईयर। तो डिवाइड बाय 2, 4.5 का एवरेज पीरियड हो जाएगा। जो ड्राइंग का इंटरेस्ट है वो मेरे को बता रखा है 7500 का है। तो अब आई नीड टू सॉल्व फॉर x। 7500 इंटू 100 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 45। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आता है वो एक ड्राइंग का अमाउंट जो आता है, क्वार्टरली ड्राइंग जो है वो 50,000 की है। 24th का आंसर जो है वो बी होना चाहिए एंड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ए और बी पार्टनर है फर्म के अंदर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन में ये कर रहे हैं विच वाज 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। Firm earned 21,000 during 2020. Interest on capital is allowed at the rate 10%. If interest on capital is charged against profit, interest on capital will be charged against profit है
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हर हालत में देना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख का 10% 20,000, 1 लाख का 10% 10,000। प्रॉफिट है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देना ही पड़ेगा। तो ए आंसर हो जाएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दे रखा है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेक्निकली चार्ज होता नहीं है, बट आप उसको चार्ज की तरह ट्रीट जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना। है आपका दोस्त पर आप भाई की तरह ट्रीट करते हो तो दुनिया मना थोड़ी करेगी। उसी तरीके से है अप्रोप्रिएशन, बट पार्टनर्स आपस में डिसाइड करके इसको चार्ज की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, नो वन कैन स्टॉप। तो 25th का आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो एंट्री डलेगी लाइबिलिटी अकाउंट या टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में लिखेंगे बाय लाइबिलिटी, बिल्कुल सही बात कही है। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो उसको भी आप एंट्री डालेंगे एसेट टू रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में लिखेंगे बाय एसेट। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब इसका एक्सप्लेनेशन का एक दूसरे से लेना देना है या नहीं, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है। क्या क्या क्रेडिट होता है, तो दोनों ही क्रेडिट होते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों असर्शन में बोला हुआ है कि लाइबिलिटी का डिक्रीज है उसे क्रेडिट करना चाहिए। रीजन में कहा हुआ है कि एसेट का इंक्रीज क्रेडिट करना चाहिए। दोनों का आपस में कुछ सच लेना देना है नहीं, क्योंकि लाइबिलिटी क्यों क्रेडिट होती है इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है नीचे। वो एसेट क्रेडिट होता है, वो एक और रीजन बता रखा है इन्होंने, एक और स्टेटमेंट दे रखा है। तो असर्शन रीजन दोनों ट्रू हैं, बट रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो 26 का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 27 की तरफ। अ कंपनी फोरफिटेड शेयर ऑफ 80 ईच बट 60 पेड। 80 रुपये का शेयर है, 60 पेड अप है। इट कैन बी री इशूड बाय द कंपनी फॉर एटलीस्ट, कितने में री इशू किया जा सकता है दोस्तों। 80 रुपये का शेयर है, 60 रुपये पेड थे, तो जितना अमाउंट पेड है अगेंस्ट कैपिटल उतना मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ। री इशू पे 60 का डिस्काउंट दे सकता हूँ। फुली पेड अप करूँगा तो 80 रुपये का शेयर है, 80 रुपये के शेयर को 60 के डिस्काउंट पे दूंगा तो 20 रुपये मिनिमम प्राइस मेरे को मैं दे सकता हूँ। 20 से सस्ता नहीं दे सकता, 20 तक मैं दे सकता हूँ। तो 27 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। इशूड कैपिटल इज ईदर लेस देन और इक्वल टू ऑथराइज कैपिटल, बिल्कुल सही बात है। इशूड कैपिटल इज ग्रेटर देन या इक्वल टू सब्सक्राइब कैपिटल, कैन नेवर हैपन। इशूड कैपिटल इज लेस देन सब्सक्राइब कैपिटल, तो इशूड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल के से कम होगी, ये गलत बात है। इशूड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल से या तो ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी, तो ये भी गलत है ना। इशूड कैपिटल जो हमने इशू किया या तो वो पूरी सब्सक्राइब हो जाएगी या उसके बराबर सब्सक्राइब हो जाएगी। सब्सक्राइब कैपिटल कभी इशूड कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती। जितना इशू नहीं किया उससे ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कैसे कर सकते हैं। और इशूड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल के एक्चुअली सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है। इशूड कैपिटल इज ग्रेटर देन या इक्वल टू सब्सक्राइब कैपिटल, दिस इज ट्रू। इशूड कैपिटल या तो सब्सक्राइब कैपिटल से ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी, तो फर्स्ट और सेकेंड ट्रू है, ठीक है ना। तो 28 का सी हो जाएगा। 28 का सी इज करेक्ट। 29th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स और वाई इक्वल पार्टनर्स हैं। फिक्स कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख की। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर 2020 दे फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज प्रोवाइडेड एट 6% इंस्टेड ऑफ 10%। 6% पे प्रोवाइड कर लिया 10% की जगह, तो 4% का और देना है, प्रोवाइड कर देते हैं। एक्स और वाई पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है 3 लाख पे 4% का, तो 3 लाख इंटू 4% दैट्स 12,000। एक्स को देना है, फर्म का एक कॉलम भी बना देते हैं। देना है तो प्लस हो जाएगा, लेना है तो माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सिंपल सा लॉजिक, इसका सिंपल सा लॉजिक ये चलता है स्टेटमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट का। पार्टनर को कुछ देना है तो क्रेडिट करना है, पार्टनर से कुछ लेना है तो डेबिट करना है। यहाँ पर कैलकुलेशंस को क्विक करने के लिए क्रेडिट को मैं प्लस डिनोट करता हूँ, डेबिट को मैं माइनस डिनोट करता हूँ। तो 2 लाख पे 4%, 2 लाख पे 4% 8,000 वाई से भी, वाई को भी दे देंगे और, है ना, क्योंकि 6% ही दिया था इंस्टेड ऑफ 10%, तो 4% और देना है। फर्म को यहाँ पर 20,000 का लॉस हो जाएगा। ये इक्वल पार्टनर्स है तो ये लॉस ये दोनों ही बेयर करेंगे 10,000 रुपीज़ का। ये इनमें से सेपरेट कर देता हूँ। नेट एंट्री एकदम क्लियरली दिख रही है, ये 2000 पॉजिटिव है और y 2000 नेगेटिव है, तो एंट्री डल जाएगी y to x। कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट से डलेगी, तो y इज करंट अकाउंट। तो 29 का जो आंसर है वो B हो जाएगा एंड दैट्स करेक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं आप।
X Limited forfeited 500 share of 10 each, fully called for the non-payment of final call of 3 per share. It reissued 300 shares at 7 per share. The amount transferred to capital reserve account will be. कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, फॉरफीचर का बैलेंस, कितना अमाउंट फॉरफीट किया, हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए। पासपोर्ट टू पासिंग सीरीज के अंदर फॉरफीचर री इशू पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है मैंने, यू कैन चेक दैट आउट। और इसको सॉल्व करने का वहाँ बहुत डिटेल में तरीका अच्छे से एक्सप्लेन किया है, किसी भी चांस के बाद नहीं है ऐसा कि उसको देखने के बाद आपका ये क्वेश्चन गलत हो। देखिए दोस्तों, लॉजिक सिंपल सा है कि कितना अमाउंट अवेलेबल है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए, तो फॉरफिटेड शेयर जो है उस पे पेड अमाउंट जो होगा वो अवेलेबल है। तो फॉरफिट के यहाँ पे 300 शेयर, ठीक है, 10 रुपये का शेयर है, 3 रुपये पे नहीं किए मतलब 7 रुपये पे किए होंगे, है ना। तो 2100 रुपीज़ जो है दैट इज़ द अमाउंट फॉरफिटेड। अब इसमें से अगर कुछ डिस्काउंट है री इशू का तो वो सपरेट करना है। 700 शेयर मैंने री इशू किए, 7 रुपये पर शेयर पे री इशू किए, मतलब 3 रुपये का डिस्काउंट दिया होगा, 900 रुपये का डिस्काउंट दिया होगा। तो बेसिकली 300 शेयर पर 4 रुपये अवेलेबल है भेजने के लिए, वो 1200 रुपये हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सेलेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली 300 पे 4 भी कर सकते हो या ऐसे माइनस करके भी कर सकते हो, योर चॉइस। आंसर इतना शॉर्ट में निकल जाता है, कोई जर्नल एंट्री वगैरह पास करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा दोस्तों, कॉल्स इन एरियर्स इज ऑलवेज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल। बिल्कुल सही बात है, ये कॉल्स इन एरियर्स को एज ए डिडक्शन ही शो किया जाता है। If shares are fully called up by the company and are fully paid by the shareholder, it is called subscribed and fully paid capital in notes to the account। ये भी सही कहा है। अगर fully called है और fully paid भी है, fully called पूरा मंगा लिया और पूरा पे हो गया तभी subscribed and fully paid up में जाता है। इसके अलावा कोई भी टाइप ऑफ कैपिटल सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में नहीं जा सकता। अगर आपने पार्टली कॉल ही किया है तो फिर वो कभी भी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में क्लासीफाई नहीं होगा जब तक वो फुली कॉल नहीं हो जाता। 10 रुपये का शेयर है, 10 के 10 मंगाए, 10 के 10 आ भी गए तो ही सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आप क्लासीफाई कर सकते हैं। 8 ही मंगाए हैं, 8 आ गए तो भी सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में ही जाएगा, क्योंकि अभी तक मंगाए पूरे नहीं है। तो फुल्ली कॉल्ड वाला जो पोर्शन है वो जस्टिफाई सेटिस्फाई नहीं होता है। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट इन दोनों का आपस में कोई लेना देना तो लग नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से 31 का बी होना चाहिए और 31 का बी ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, ए और बी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3। सी को एडमिट किया इस कंडीशन पे कि बी और सी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 रहेगा। ये टाइप ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ न्यू पीएसआर है, ये भी पासपोर्ट टू पासिंग सीरीज में दोस्तों मेंशन्ड है। पासपोर्ट टू पासिंग सीरीज में आप चेकआउट कर सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ न्यू पीएसआर। एक क्वेश्चन हाईली प्रोबेबल है उसके ऊपर भी। ये सिचुएशन को मैं डिनोट करता हूँ A/B = B/C। इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका है, आप ऐसे AB और BC लिख दीजिए, 4:3 एंड 4:3। नाउ द फॉर्मूला अप्लाइड इज AB = B² = BC। इससे सीधा न्यू रेशियो निकल जाएगा। A ऊपर से लेना है, B नीचे से लेना है। तो AB से मेरा मतलब है 4 × 4, थोड़ा सा ढंग से मेंशन कर देता हूं मैं। AB से मेरा मतलब है 4 × 4, B² से मतलब है ऊपर वाला B एंड नीचे वाला B, दैट इज 3 × 4। और B और C से मतलब है ऊपर वाला B का 3 और नीचे वाले B का भी 3 है, तो 3 × 3। सो 4 4 = 16, 4 3 = 12, 3 3 = 9, 16:12:9 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। बहुत डिटेल में इसके लिए केस को एक्सप्लेन किया है, साथ में लॉजिक भी बताया कि ये क्यों हो रहा है। इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट, पासपोर्ट टू पासिंग सीरीज में आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। एक्स लिमिटेड forfeited 200 शेयर ऑफ 10 ईच, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर, 8 कॉल्ड अप। जब यहाँ पर 8 कॉल्ड अप लिखा है तो दैट इज अगेंस्ट फेस वैल्यू ओनली। तो अगर फेस वैल्यू का कॉल्ड अप माने तो 8 रुपये हो गया, और इशू प्राइस का कॉल्ड अप माने तो अगर नीचे प्रीमियम मंगा दी गई है तो अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है, मतलब प्रीमियम मंगा दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉल्ड अप वैल्यू इशू प्राइस की हो जाएगी 8+1, एक 10% की प्रीमियम है, यानी 1 रुपये की प्रीमियम हो जाएगी। ऑन विच 4 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड 2 शेयर फर्स्ट कॉल इज नॉट रिसीव्ड। तो कितना पैसा नहीं आया, अलॉटमेंट नहीं आया, 4 रुपये का इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो अलॉटमेंट 3+1 का हो जाएगा, और 2 रुपये फर्स्ट कॉल का नहीं आया है। इट रीशूड ऑल द forfeited शेयर्स एट 8
एज फुली पेड अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे री इशू किया है? फुली पेड अप की तरह री इशू किया है। कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा ये हमसे पूछा गया है। जितना अमाउंट फोरफिटेड है उसमें से डिस्काउंट ऑन री इशू माइनस कर दें री इशूड शेयर पर, तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट पता चल जाएगा। यहाँ पर कितने शेयर फोरफिट किए? मैंने 200 शेयर फोरफिट किए, सारे फोरफिटेड शेयर री इशू हो गए। तो इन 200 शेयर पर क्या आया है दोस्तों? 8 रुपये मैंने मंगाए थे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे नहीं आए, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे नहीं आए, 3 + 2 5 रुपये नहीं आए, 8 में से 5 नहीं आए, मतलब 3 रुपये आए होंगे। तो 3 रुपये के हिसाब से 600 रुपीज़ आई हैव रिसीव्ड। डिस्काउंट ऑन री इशू की बात करूं तो 2 रुपये का मैंने डिस्काउंट दिया है, क्योंकि 8 पर फुली पेड अप री इशू किया, 10 रुपये की फेस वैल्यू है। तो 300 शेयर पर 2 रुपये का डिस्काउंट है ना। तो मतलब यहाँ पर डिस्काउंट जो हो गया सारे के सारे री इशू 200 शेयर पर 2 रुपये का डिस्काउंट है, यानी 400 का डिस्काउंट है। मतलब 200 रुपये जो हैं ये कैपिटल रिजर्व में भेजने के लिए अवेलेबल हैं। 33 का जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। दैट इज़ इट, दिस इज़ डन। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। और फोर फीचर री इशू वाला फिर से बताऊंगा, पासपोर्ट टू पासिंग सीरीज में बहुत डिटेल में वीडियोज़ हैं, यू कैन चेक दैट आउट इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन और डाउट। क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में एक्स लिमिटेड परचेज द मशीनरी ऑफ 2 लाख from Y Limited. It issued shares of 100 each at a premium of 25%. The face value of shares will be, तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए 2 लाख डिवाइडेड बाय 125 कर देते हैं, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, तो कुछ 1600 शेयर्स आते हैं। इनकी फेस वैल्यू मांगी है तो 1600 इंटू 100 करना है, 1,60,000 आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर की कैलकुलेशन, गुडविल या कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन इस सिचुएशन में, या इस तरीके से फेस वैल्यू का एक क्वेश्चन प्रोबेबल है, लो प्रोबेबिलिटी है, बट एक क्वेश्चन नंबर ऑफ शेयर्स पे आ सकता है कंसिडरेशन अदर देन कैश की तरफ से। फिर से कहूँगा अगर एक्चुअली क्वेश्चन आता है कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, एंड ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर इक्वली। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मांगा है। तो देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए 1 रुपये अप्रोच सबसे फास्ट और ओनली पॉसिबल अप्रोच है। सी को 1/4 शेयर के लिए क्या है, तो कितना शेयर बचता है, 1 - 1/4 3/4 बचता है। ये ए और बी अक्वायर कर लेंगे इक्वली, तो ए का पोर्शन हो जाएगा 3/4 का हाफ, 3/4 का हाफ दैट इज 3/8, एंड बी का भी सेम हो जाएगा 3/8। तो ए को मिला 3/8, बी को मिला 3/8। सी का पोर्शन निकालना है, सी 1/4 शेयर के लिए आया है, ये 1/4 शेयर के लिए आया। अभी सबका बेस 8 करना है तो इसको 2/2 कर लेता हूँ, 2/8, तो 3:2 आंसर होता है। ये इतना क्विकली सॉल्व हो जाता है इससे। जब पुराने पार्टनर्स का रेशो दे रखा हो, नए पार्टनर का शेयर दे रखा हो, और पुराने पार्टनर्स न्यू में किस रेशो में शेयर करेंगे ये बता रखा हो, तो 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर कर दीजिए, जो बचा है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दीजिए, फिर सबका रेशो बैलेंस कर दीजिए। इसको बोलते हैं 1 रुपी अप्रोच। 1 रुपी अप्रोच इज दी सोल अप्रोच टू बी फॉलोड हियर टू गेट द न्यू PSR रेशो क्विकली। क्वेश्चन नंबर 36 ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ, तो शेयर कैपिटल अकाउंट पेड अप फेस वैल्यू से होता है, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स नहीं, कॉल्ड अप फेस वैल्यू से होगा एक्चुअली। तो शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ नॉट पेड अप फेस वैल्यू, आई बेग योर पार्डन, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, जितना भी फेस वैल्यू मंगाया है। तो यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर लिखा है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर गलत है, पूरी फेस वैल्यू से नहीं होगा, सिर्फ उस फेस वैल्यू से होगा जो कॉल्ड अप है। तो कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर शुड बी दी करेक्ट आंसर, 36 का सी हो जाएगा, एंड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। दोस्तों दिस वाज सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर 18 क्वेश्चंस थे। इन 18 क्वेश्चन में से हमको कुछ 15 करने थे, मैंने आपके लिए सारे सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट सेक्शन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसको भी हम चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों सेक्शन सी कर लेते हैं अब हम। सेक्शन सी के अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 3 फ्रॉम पार्टनरशिप एंड 2 फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। इन 5 में से कोई 4 हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। केस स्टडी हर सैम्पल पेपर में कहता हूँ, केस स्टडी पढ़ने से पहले नीचे देख लीजिए कि आखिर मांगा क्या है, और जिस भी पर्टिकुलर सेक्शन का यानी पार्टनरशिप या इशू ऑफ शेयर का आप अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन रखना चाहते हैं, वहाँ की केस स्टडी आपको पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में मांगा क्या है। तो 37th क्वेश्चन है, द लॉक इन पीरियड इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स इज। दोस्तों थोड़ा डीप डाइव है इनटू थ्योरी, बट प्राइवेट प्लेसमेंट में लॉक इन पीरियड 3 साल का रहता है। अगर कोई शेयर्स हम
प्राइवेटली प्लेस करते हैं तो उन प्राइवेटली प्लेस्ड शेयर को 3 साल तक बेचना अलाउड नहीं होता है, नहीं तो प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत आ जाएंगे। अगर हमने प्राइवेटली प्लेस किया और वो बड़े बड़े वॉल्यूम में ट्रेड करने लगेंगे तो उससे मार्केट पे प्राइस का बहुत इंपैक्ट रहेगा, तो 3 साल तक उनका लॉक इन पीरियड रहता है। अमाउंट फोरफिटेड ऑन 5000 शेयर मांगा है, दैट इज़ आर अदर क्वेश्चन, है ना। तो चलिए अब केस स्टडी पढ़ता हूँ, पता करता हूँ कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा। X Limited was registered with an authorized capital of rupees 10 crore divided into shares of 100 each. The promoters of the company decided to issue 25% of the authorized capital through private placement of shares to mutual funds, financial institution and the promoters. It also decided to issue 50,000 share to public, payable 40 on application, 20 on allotment and 2 calls of 20 each. तो इस तरीके से 100 रुपये आ जाएंगे हमारे पास। नीचे दे रखा है अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स वर एज अंडर। 40,000 शेयर पे फुल अमाउंट आ गया, 5,000 शेयर पे सिर्फ 80 रुपये आए, मतलब 20 रुपये की फाइनल कॉल बाकी होगी। 3,000 शेयर पे सिर्फ 60 रुपये आए, मतलब दोनों कॉल बाकी हैं। और 2,000 शेयर पे सिर्फ 40 रुपये आए, यानी सिर्फ एप्लीकेशन आया है, अलॉटमेंट भी बाकी है और कॉल्स भी बाकी है। नीचे कह रखा है द डायरेक्टर्स फोरफिटेड 5,000 शेयर्स ऑन विच लेस देन 80 पर शेयर हैड बीन पेड। लेस देन 80 पेड, तो लेस देन 80 पेड ये दोनों कैटेगरीज हो गई, क्योंकि इन पे पेड अप रुपए 80 से कम है, 60 और 40 ही है। और इसमें से 3,000 शेयर हमने री इशू कर दिए, 80 पर शेयर फुली पेड अप। कितना कैपिटल रिजर्व में जाएगा ये हमसे पूछा नहीं है, हमसे सिर्फ इतना पूछा है कि कितना अमाउंट फोरफिट होता है, वो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 5,000 शेयर पर। तो अमाउंट फोरफिटेड इज बेसिकली जो अमाउंट पेड है, तो इन शेयर्स पे कितना अमाउंट पेड है, 3,000 शेयर पर 60 रुपीज़ पेड है, 1.8 लाख रुपीज़ हो गया ये। और 2,000 शेयर्स पर 40 रुपीज़ पेड है, तो ये 80,000 रुपीज़ हो गया। 1,80,000 प्लस 80,000, 2,60,000 जो है मेरा अमाउंट फोरफिटेड हो जाएगा, एंड दैट्स माय आंसर। अगर मेरे से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र मांगा होता देन आई नीड टू नो कि ये जो 3,000 री इशू हैं इसमें से 3,060 वाले कितने हैं और 2,040 वाले कितने हैं, कौन से री इशू हैं ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तभी मैं अमाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व पता कर सकता था सेपरेटली निकाल कर। अभी मैं नहीं बता सकता हूँ और मेरे से मांगा भी नहीं है एनीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पार्टनरशिप का है ये दोस्तों। क्या मांगा है ये पढ़ लेता हूँ। एक्स पार्टनर्स गेन या सेक्रीफाइस मांगा है। फिर मांगा है विच पार्टनर विल कंपनसेट टू हुम, तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर पता चल जाएगा, तो ये भी पता चल जाएगा। और लास्ट में मांगा है द एडजस्टमेंट अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट इन सिंगल इफ अ सिंगल एंट्री बी पास, कितना एडजस्टिंग अमाउंट होगा अगर सिर्फ सिंगल एंट्री पास करिए, तो वो भी मांगा है। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर पता करने, तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कर देता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ एक्स की। जो न्यू रेशो है वो है 2:3:3, 3 + 3 6 7 8, तो 2/8 का न्यू रेशो हो गया एक्स का। एक्स का जो ओल्ड रेशो है वो 3 + 3 6 + 2 8 है, 3/8 है, बहुत ही सिंपली कैलकुलेट हो रहा है, 1/8 एलसीएम भी नहीं लेना पड़ रहा, ये इनका सेक्रीफाइस हो गया। अगर वाई की बात करता हूँ तो वाई का न्यू रेशो है 3/8, ओल्ड रेशो भी 3/8 था, तो इन्होंने ना तो गेन किया ना सेक्रीफाइस किया है। जेड की अगर मैं बात करूँ तो जेड का न्यू रेशो है 3/8 और ओल्ड रेशो है 2/8, तो ऑफकोर्स इन्होंने 1/8 का गेन किया होगा। सबसे पहले कहा है एक्स इज पार्टनर गेन या सेक्रीफाइस, तो एक्स का एक्चुअली सेक्रीफाइस है 1/8 का, तो 1/8 का सेक्रीफाइस मैं चूज कर लूंगा एज माई चॉइस। और उसके बाद पूछा है विच पार्टनर विल कंपनसेट टू हुम, तो यहाँ पर कौन सा पार्टनर कंपनसेट करेगा, तो गुडविल की बात करूँ तो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा, तो Z कंपनसेट करेगा X को, तो इसका आंसर हो जाएगा Z to X। 40th का आंसर C है। 41st में पूछा है द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट अमाउंट इफ अ सिंगल एंट्री इज पास्ड, अगर एक सिंगल एडजस्टिंग एंट्री करते हैं तो पहले बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है, वो डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि एसेट साइड में अक्यूमुलेटेड लॉस है, और नीचे 45,000 की गुडविल दे रखी है। अगर नेट इफेक्ट की बात करूं तो 45,000 की गुडविल, 25,000 का पीएनएल अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, उसमें से 10,000 का प्रॉफिट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है वो मैं सेपरेट कर दूंगा। 40 50 60 70 70 में से 10 गया, 60,000 का जो है नेट एडजस्टमेंट बैठता है ना। और एडजस्टमेंट सिंगल एंट्री का अमाउंट पूछा है, तो एंट्री का अमाउंट हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 8, सो दैट्स 7,500। तो 41 का जो चॉइस है मेरा ए हो जाएगा, एंड दैट्स करेक्ट। ये हमारे दोनों केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद सेक्शन आ गया है, पार्ट 2 आ गया है। इसके अंदर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और 2 थ्योरी चैप्टर से ही क्वेश्चन आएंगे। पढ़ लेता हूँ।
सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं दोस्तों। करंट मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स बॉन्ड इज शोन अंडर द हेड करंट लाइबिलिटी एज अदर करंट लाइबिलिटी, बिल्कुल ठीक कही है ये बात। इसके बाद रीजन दिया डिबेंचर इज ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म बोरिंग, दिस इज नॉट ट्रू, डिबेंचर्स आर नॉट ऑलवेज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिबेंचर की मैच्योरिटी ईयर में वो करंट लाइबिलिटी की तरह क्लासीफाई होगा। और ऑल्सो डिबेंचर्स अगर ऐसे अकाउंटिंग पीरियड के ऐसे टाइम पीरियड के लिए इशू हुए हैं जो रिपोर्टिंग पीरियड से कम है तो भी वो करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। तो असर्शन सही है, रीजन इनकरेक्ट है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इन्होंने जो आंसर किए उसके अंदर इसका ऑप्शन बी दे रखा है, बट दैट्स नॉट करेक्ट इन माय ओपिनियन। 43rd क्वेश्चन, इन करंट रेशियो करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, लूज टूल्स एंड स्टोरेज एंड स्पेयर्स। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्लूड रहता है, वो लिक्विड एसेट्स में से सबट्रैक्ट होता है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज टूल्स दोनों ही करंट एसेट्स में नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिड्यूस करंट रेशियो बट इंक्रीज डेट इक्विटी रेशियो। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि करंट रेशियो को रिड्यूस कर रहा है या नहीं, अगर वो नहीं कर रहा तो दूसरा चेक नहीं करूंगा। डिबेंचर्स इशूड फॉर कैश, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिबेंचर अगर कैश में इशू किए हैं तो कैश आ जाएगा और डिबेंचर्स आ जाएंगे, मतलब करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे और करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं उन पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है वो इंक्रीज हो जाएंगी। करंट एसेट बढ़ रहे, करंट लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं है, तो यहाँ पे तो करंट रेशियो इंप्रूव हो रहा है, तो ए चॉइस नहीं हो सकती। इक्विटी शेयर्स इशूड फॉर कैश, अगेन कैश बढ़ जाएगा और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे एक्चुअली लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, करंट लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी मेरा करंट रेशियो इंप्रूव हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। प्रेफरेंस शेयर को अगर रिडीम किया, अगर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया तो हमारी जो शेयर होल्डर फंड है वो रिड्यूस हो जाएगी, कैश भी रिड्यूस हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा, तो यहाँ पे करंट रेशियो रिड्यूस हो रहा है, तो ये एक आंसर तो चेक हो जाता है यहाँ पे। और दूसरा बोला है कि डेट इक्विटी रेशियो को इंक्रीज कर दे, तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे रिडीम हो रहे हैं, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो जाएगी और डेट पे कोई असर नहीं आएगा, तो डेट इक्विटी रेशियो इंप्रूव हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो सी यहाँ पे हमारी करेक्ट चॉइस बनती है। डी क्यों नहीं है इसको और देख लेते हैं। डिबेंचर्स इशूड अगेंस्ट परचेज ऑफ मशीनरी, डिबेंचर इशू किए मैंने तो नॉन करंट लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी और नॉन करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज पे कोई इंपैक्ट नहीं है, तो करंट रेशियो में नो चेंज रहेगा। करंट रेशियो में नो चेंज रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पर रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये चॉइस भी नहीं हो सकती है। तो 44 का आंसर जो है वो सी रहेगा एंड दैट्स करेक्ट। 45th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश इज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी बट इट एक्सक्लूड्स, तो करंट रेशियो भी लिक्विडिटी का मेजर रहता है बट उसमें कुछ एक्सक्लूड नहीं होता है ना, तो यहाँ पर हमें ऐसा चॉइस करना है, लिक्विड रेशियो मेजर ऑफ लिक्विडिटी है और इट इंक्लूड्स स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो डी जो है वो हमारी बेस्ट चॉइस हो जाएगी। क्वेश्चन के अंदर काफ़ी ऑल्टरनेटिव आंसर्स हो सकते थे, ये आंसर भी करेक्ट है कि करंट रेशियो इज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी, करंट रेशियो भी एक लिक्विडिटी रेशियो ही है बट इट एक्सक्लूड्स, और अगर एक्सक्लूड्स के अंदर मुझे नीचे ऑप्शंस में अगर लूज टूल्स चॉइस होती तो वो भी एक अप्रोप्रिएट आंसर हो जाता, बट ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन पढ़े बिना इस क्वेश्चन का आंसर किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 46th क्वेश्चन कर लेते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर बिजनेस फर्म इज कॉल्ड, एक से ज़्यादा बिजनेस फर्म का कर रहे हैं तो इंटर फर्म हो जाएगा ये, तो ये एकदम सिंपली डन है इंटर फर्म। पासपोर्ट टू पासिंग सीरीज में मैंने टाइप्स ऑफ एनालिसिस पे एक वीडियो कवर किया है एंड इट इज़ हाईली प्रोबेबल कि सच क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम, तो इंटर फर्म एनालिसिस यहाँ पर ये होगा। 47th क्वेश्चन कर लेते हैं। रॉ मटेरियल जो है वो इन्वेंट्रीज के अंदर चला जाएगा, इसका फोर्थ हो जाता है। अनपेड डिविडेंड है वो अदर करंट लाइबिलिटीज में चला जाएगा, इसका फर्स्ट हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो वो रिजर्व एंड सरप्लस में ही क्लासीफाई होगा, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो इंटेंजिबल एसेट होगा। तो 4 1 2 3 4 1 2 एंड 3 बी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, 47 का बी ही है। 48th क्वेश्चन, वेदर डिक्रीज इन रेंट बाय 10,000 विल अफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ 40%। देखो रेंट जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहता है, उसमें अगर रिडक्शन हो भी गया तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है, तो नो चेंज यहाँ पर हमारी चॉइस हो जाएगी। 48 का आंसर सी है, दैट इज इट। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हमारे पेपर के। इफ वर्किंग कैपिटल इज 3 लाख एंड करंट लाइबिलिटीज आर 2 लाख, इट्स करंट रेशियो विल बी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पता है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज।
वर्किंग कैपिटल 3 लाख की दे रखी है, करंट एसेट मुझे नहीं पता, करंट लाइबिलिटी 2 लाख रुपीज़ की दे रखी है, तो करंट एसेट्स यहाँ पर आ जाएंगे 5 लाख रुपीज़ के। अब मेरे से मांगा है करंट रेशो, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट एसेट्स जो हैं वो हैं 5 लाख रुपीज़ के, अभी कैलकुलेट किया, और करंट लाइबिलिटी मेरे को क्वेश्चन में गिवन थी 2 की, तो 2.5:1 49 का आंसर जो है वो ए हो जाएगा, एंड दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। व्हाट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ अ फर्म इफ इट्स एवरेज इन्वेंट्री इज 70,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स एंड सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट मांगा है अमाउंट में। देखिए एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, तो इससे मुझे बहुत ईजिली कोरो पता चल जाएगा। कोरो पता चल जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री इंटू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दैट इज 70,000 इंटू 5, दैट इज 3,50,000। दोस्तों बहुत ही सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर मैंने अप्लाई किया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला होता है कोरो अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मुझे 5 दे रखा था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मुझे पता नहीं, और एवरेज इन्वेंट्री 70,000 दे रखा था। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे पता चला कि जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो है हमारा 3,50,000 का। अब मेरे को कह रखा है कि सेलिंग प्राइस 20% अबव कॉस्ट, यानी 3,50,000 का 20% करना है सीधा सीधा, तो 3,50,000 का 20% 35,000 10% होता है, उसका दुगना 70,000। 50 का जो है डी आंसर हो जाएगा, एंड दैट्स करेक्ट। 51st क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सफर्स फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर देते हैं, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेकअप है ये। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डेटा को इस तरीके से छुपा लेते हैं कि ट्रू फाइनेंशियल पिक्चर नहीं आती। जैसे क्लोज टू ईयर एंड आपने लोन रीपे कर दिया और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होने के बाद रीबोरो कर लिया। इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्राइस लेवल चेंजेस कंसिडर नहीं होते हैं, तो ये इट सफर्स फ्रॉम दैट। और एनालिस्ट का कोई बायसनेस है उससे भी सफर करेगा, तो 51 का आंसर डी होना चाहिए। इट सफर्स फ्रॉम ऑल दीज लिमिटेशंस। 51 का आंसर डी ही है। 52nd क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स इनटू इक्विटी विल रिड्यूस डेट इक्विटी रेशियो। लॉन्ग टर्म डेट को अगर मैंने इक्विटी बना दिया तो लॉन्ग टर्म डेट कम हो जाएगा और नीचे शेयर होल्डर्स फंड बढ़ जाएगा। न्यूमरेटर कम हो गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो रिड्यूस हो जाएगा रेशियो। बिल्कुल सही बात कही है। कैपिटल एम्प्लॉयड विल रिमेन सेम, ये बात भी सही है। कैपिटल एम्प्लॉयड में कोई फर्क नहीं आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम रहेगी, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है डेट प्लस इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट बदल के इक्विटी बन रहा है, तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड तो उतनी की उतनी ही रह रही है। तो असर्शन और रीजन सही है, बट इनका आपस में मेरे को तो कोई लेना देना लग नहीं रहा, तो बी चॉइस होनी चाहिए यहाँ पे। 52nd का आंसर जो है वो बी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज शोन अंडर सब हेड अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। बिल्कुल सही बात है, बट इट विल बी शोन अंडर सब हेड अदर करंट लाइबिलिटी इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन। ये भी सही बात है, और दोनों का ही आपस में लेना देना भी लग रहा है, तो इस हिसाब से 53 का ए होना चाहिए। दोनों का आपस में लेना देना इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का प्रेजेंटेशन बता रखा है, तो बट करके बात बोली हुई है, मतलब पहले वाली बात तो सही है ही, बट एक एक्सेप्शन है, वो भी इन्होंने बता दी। ऊपर वाली सही है और रीजन में कहा कि इसका एक एक्सेप्शन भी है, तो इसलिए इन दोनों का कनेक्शन था। 54th क्वेश्चन कर लेते दोस्तों। करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी आर 15 लाख, its current ratio is 2.5:1, liquid ratio is 0.9:1, liquid assets will be, liquid assets मांगे हैं, current assets दे रखे हैं, तो दोस्तों current ratio 2.5:1 है, तो यहाँ पर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 2.5 current assets हैं और actual current assets मुझे पता है 15 लाख के। अगर liquid assets की बात करूँ तो liquid assets 0.9 हो जाएंगे, है ना, और उसका मुझे अमाउंट नहीं पता। मांगा क्या है मेरे से, लिक्विड एसेट्स मांगा है। इसकी शॉर्टेस्ट सोल्यूशन करने की वे ये हो सकती है कि 15 लाख इनके करंट एसेट्स हैं, एक्चुअल करंट एसेट्स, और मेरे अज्यूम करंट एसेट 2.5 डिनोट करते हैं, और फाइंड आउट क्या करना है मेरे को, लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट करना है, वो 0.9 डिनोट करते हैं। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 0.9 में कर लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 5,40,000 का, एंड दैट्स माई चॉइस। ठीक है ना, तो 54 का आंसर जो है वो बी हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले करंट रेशियो से करंट लाइबिलिटी निकालिए, फिर करंट लाइबिलिटी को लिक्विड रेशियो में प्लेस करिए, और वहाँ से फिर आप पता करिए कि कितने लिक्विड एसेट्स होंगे। आंसर सेम ही आना है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइबिलिटी इज क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट। तो ऑपरेटिंग साइकिल वाला फंडा चलता है दोस्तों। पासपोर्ट टू पासिंग सीरीज में ऑपरेटिंग साइकिल एक्सप्लेन किया है। आई एम एक्सपेक्टिंग वन सच क्वेश्चन टू कम इन योर CBSE टर्म 1 एग्जामिनेशन।
ऑपरेटिंग साइकिल अगर आपका 12 मंथ से ज़्यादा है तो करंट या नॉन करंट का क्लासिफिकेशन ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पर होगा, मतलब ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है तो करंट है, ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड है तो नॉन करंट है। बट अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से छोटा है तो फिर 12 मंथ डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा कि करंट है या नॉन करंट है। 12 मंथ्स के अंदर करंट क्लासीफाई किया जाएगा, भले ही वो ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा हो। 12 मंथ्स के बियॉन्ड नॉन करंट क्लासीफाई किया जाएगा। सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल 11 मंथ्स है तो डिसाइडिंग फैक्टर 12 मंथ्स हो जाएगा। यहाँ पे तो 9 है तो नॉन करंट पूछा है तो ये नॉन करंट नहीं है। बी की बात करता हूँ, ऑपरेटिंग साइकिल 9 का है तो एवरेज जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो 12 मंथ्स हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ 12 मंथ्स है तो ये भी नहीं होगा। सी की बात करता हूँ, ऑपरेटिंग साइकिल 17 का है, ऑपरेटिंग साइकिल 17 मंथ्स का है तो ऑपरेटिंग साइकिल डिसाइड करेगा कि करंट है या नॉन करंट। 14 मंथ्स का एवरेज पेमेंट है तो भी ये करंट ही क्लासीफाई होगा क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर है। लास्ट है ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स का है और एवरेज पेमेंट पीरियड 16 का है तो ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड है, और 12 मंथ्स के तो एनी विच वे बियॉन्ड है पर वो डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पर है नहीं तो डी ऑप्शन जो है वो नॉन करंट हो जाएगा। सो दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ हमारा सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। इस सीरीज में आई डू नॉट हैव अ फिक्स प्लान ऑफ अपलोडिंग मोर सैम्पल पेपर्स, ये लास्ट सैम्पल पेपर रहेगा, बट इसको इंक्लूड करते हुए दिस इज दी 6th मॉडल पेपर है ना, और सीबीएसई का सैम्पल पेपर इंक्लूड करूं तो 7 क्वेश्चन पेपर्स विथ ऑल द 55 क्वेश्चन सॉल्व्ड ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अब अपकमिंग डेज में तो वीडियो अपलोड नहीं होगा, बट ड्यूरिंग द इंटरवल जब आपका अकाउंट्स का पेपर नेक्स्ट अपकमिंग पेपर होगा उस सेगमेंट में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं और पेपर में भी अपलोड कर दूं, बट कोई अश्योरेंस नहीं है दोस्तों। सो दीज आर एम्पल नंबर ऑफ सैम्पल पेपर्स टू अक्वेंट यू विद द एग्जाम प्रिपरेशन। फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन रहता है, कोई भी टॉपिक ऐसा है, टॉपिक या क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग है, डिफिकल्ट है, आपसे नहीं हो रहा, प्लीज डू शेयर दैट टू माई टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। इंस्टा हैंडल भी है मेरा, वहाँ पे भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं उन क्वेश्चंस का कंपाइलेशन करके डिफिकल्ट क्वेश्चंस का एक वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। एग्जाम के टाइम पे जो पेपर रहेगा, पेपर के बाद उस पेपर का एनालिसिस और उसको सॉल्व करने के लिए ईदर आई अपलोड अ वीडियो और आई गो लाइव। सो स्टे ट्यून टू द चैनल फॉर दैट। बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों को, कलीग्स को, क्लासमेट्स को चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा, और आई एक्सपेक्ट कि आप यू टर्न अप टू द लाइव ऑन द डे ऑफ योर पेपर टू नो विच क्वेश्चन, उसमें मैं एनालाइज करूंगा और पेपर को सॉल्व करूंगा लाइव, और देखेंगे कि कैसा पेपर आप लोगों का हुआ और किस तरीके का पेपर आया था। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका दिन बहुत ही बढ़िया निकले, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड प्लीज़ stay subscribed to the channel even after your exams.